गुड आफ्टरनून 9 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के आगे का भाग पढ़ेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास में पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो उस समय क्या हुआ था, जब चुनाव होते थे तो कुछ राष्ट्रीय चिन्हों को प्रतीकों के रूप में रखा जाता था। राजनीतिक प्रतीकों के मायने यहाँ पर दिए हैं, चित्र के माध्यम से बताया है कि जो चित्र वहाँ पर यूज़ किए जाते थे उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता था। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता। जैसे हमारे यहाँ चुनाव चिन्हों के लिए प्रतीक चिन्हों का यूज़ होता है, अभी भी होता है। हम जब भी चुनाव देखते हैं, चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने लिए एक प्रतीक चिन्ह रखता है और उसी चिन्ह के आधार पर हम उस नेता को चुनते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता रहता है कि कौन सा नेता है और क्या नाम है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते वो चिन्हों के माध्यम से उनकी पहचान करते हैं। तो ठीक वैसे ही वहाँ पर क्या होता था कि जो पढ़े लिखे स्त्री पुरुष नहीं होते थे तो उन तक जो भी विचार, जो राजनीतिक विचार पहुँचाए जाते थे वो इन चित्रों के माध्यम से पहुँचाए जाते थे, पेंटिंग के माध्यम से। ले बर्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है उसने। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर एक जंजीर है और ये कड़ी के हिसाब से है, तो ये टूटी हुई जंजीर है। ये क्या है? टूटी हुई जंजीर है, दिखाई दे रही है। इसका अर्थ क्या है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है, मतलब वह क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इस प्रकार का जो चित्र है वो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर है। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उसको गांठ के रूप में हम करते हैं तो वो एकता का प्रतीक हो जाता है, यानी एकता में ही बल है। ये त्रिभुजाकार बनाकर उसमें अंदर की तरफ क्या दिखाई है? आँख दिखाई है। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी, इसका ये मायने है। राजदंड है, ये क्या है? राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। इस प्रकार की जो अंगूठी है, एक तरफ से क्या है? ये सांप का मुंह है और पीछे से ये जो पूंछ आ रही है वो उसके मुंह के अंदर जा रही है, मतलब अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं है, बस एक ही छोर है और वो भी कहाँ गया? सांप के मुंह में। अगली जो टोपी दी है वो टोपी है लाल फ्राइजियन टोपी। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, मतलब जो भी दास स्वतंत्र हो जाते थे, आज़ाद हो जाते थे, फिर वो इस टोपी का उपयोग कर सकते थे। लाल, नीला और सफ़ेद, यानी नीला, सफ़ेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये डेनो वाली स्त्री, पूरे इसके पर लगे हैं और ये डेनो का प्रतीक है। और ये कानून का मानवीय रूप है, मतलब इससे देखकर पहचान सकते हैं कि ये कानून है। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और नज़र में सब बराबर है, ये है पूरा विधिपट। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रतीकों के माध्यम से सभी जगह अपने विचारों को पहुंचाने के लिए इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई सोलवे ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रजा के राजा थे, मतलब प्रशा के राजा थे, उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी और साथ में फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित हो गए थे, जिस तरह से वहाँ पर फ्रांस में घटनाएं घट रही थी। 1790 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किन दो जगहों के लिए? प्रशा और ऑस्ट्रिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा
होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में ले लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मर्सिले भी था। अब यह गीत पहली बार मर्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। जैसे कि हमारे यहाँ जब देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय वंदे मातरम गाया जाता था, जिससे सबको प्रेरणा मिलती थी और देशभक्ति की भावना जागृत होती थी। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर सभी देशभक्ति के तराने गाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस गीत था वो क्या था, मर्सिलेस, जो वहाँ के स्वयंसेवी के पेरिस की ओर कूच करते समय वहाँ के लोग गाते थे। इसलिए इस गाने का नाम मर्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या बन गया है, राष्ट्रगान। जैसे कि हमारे यहाँ जन गण मन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वंदे मातरम है, उसी प्रकार से वंदे मातरम और जन गण मन हमारे यहाँ किस तरह से देशभक्ति के लिए गाया जाता है, उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रगान क्या बन गया, मार्सिले, जो उस समय गाया जाता था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। अब पुरुष कहाँ चले गए, मोर्चों पर युद्ध लड़ने। पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई, औरतों के कंधों पर। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में ऐसा लगा था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर क्या कर रहे थे, कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा है। अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं सक्रिय थी, पूरा कार्य कर रही थी। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे, जब हम इस बारे में पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। इसमें कौन शामिल थे, छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर तथा दिहाड़ी मजदूर थे। नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों ने के एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का चलन भी था। ऐसा निर्णय लिया गया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले जाने ब्रीचेस, यानी घुटना तक पूरा ढका हुआ होता था, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए ऐसा उन्होंने ड्रेस कोड रखा था। इसी तरह के वो लोग कपड़े पहनना पसंद करते थे। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का भी तरीका था, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये दो व्यक्ति यहाँ पर इसी तरह से पहने हुए हैं। ये बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति है सोकुलार, ये इस तरह से इन्होंने ये ड्रेस पहनी है। यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।